नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। बहुत बड़ी बात कही है। अक्सर इंसान जो है ना इसी बात को भूल जाता है और अपने आप का कंपैरिजन दूसरे के साथ करना शुरू कर देता है कि दूसरा कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ पर रह गया। ओके, तो ये अगर आप ऐसा करते हो ना तो अपने आप की ही आप इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी खूबियां अलग है, दूसरे की खूबियां अलग है। ओके, जिस भी मुकाम पर दूसरे को परमात्मा ने पहुंचाया है, ठीक है, तो उसका उसके हिसाब से कुछ रीजन होगा, उसकी मेहनत होगी। ओके, तो उनकी अपनी क्वालिटी होगी, तो आपकी क्वालिटी अलग है। तो आपको जहां पर रखा है परमात्मा ने, बिल्कुल सही जगह रखा है। तो ये अगर ऐसे डाउट हम अगर क्रिएट करेंगे, तो ये अपने आप की ही बेइज्जती है। मतलब अपने आप की आप इंसल्ट कर रहे हो, अपने आप को आप कुछ भी नहीं मान रहे हो। तो ये गलत बात है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को डेवलप करना है, बाहर निकालना है। वही टैलेंट जो है ना आपकी पहचान बन सकता है आने वाले समय में। तो ये बिल गेट्स भी बिल्कुल ऐसे ही थे। इनके पास कुछ दौलत वगैरह नहीं थी। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ये सीईओ रहे हैं। और इनकी अलग से एक फाउंडेशन भी थी, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ओके, तो हाल ही में अभी इनका जो है डाइवोर्स भी हुआ है। तो उस फाउंडेशन के तहत भी काफी इन्होंने जो भलाई के काम इन्होंने किए हैं। लेकिन शुरुआत जो इनकी जर्नी की होती है, तो इनके पास कुछ पैसा नहीं था, तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो विंडो आप यूज करते हो जो अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, ओके, तो इनका रिसर्च है उसमें। और जब धीरे धीरे यहाँ पर इनकी रिसर्च के ऊपर पैसे लगे, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बन गया पूरा। और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी भी यहाँ पर 146 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में है। तो टॉप 10 की लिस्ट में तो अभी भी ये आते हैं, अगर हम वर्ल्ड के रिचेस्ट की बात करें तो अगर ये भी सोचना शुरू कर देते कि दूसरा कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ पर रह गया, तो अपने जो प्रेजेंट है ना आपका, उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो वो तभी कर पाओगे जब डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहोगे। और डिस्ट्रैक्शन ऐसी ही छोटी छोटी बातों से आती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का फ्रंट पेज इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। और ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स है। तो पहले में यहाँ पर लोन मोरेटोरियम के बारे में बात करें, कि लोन माफी के बारे में। ओके, और यहाँ पर G7 समिट जो होने जा रही है, तो ये वाला आर्टिकल दोनों यहाँ इसी की बात कर रहे हैं। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़े मुद्दे अलग अलग यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पर भी बात की है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अभी जो डिसीजन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि सभी जो वैक्सीनेशन है राज्यों की भी जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। तो ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम करते हैं कोड के साथ, और फिर आता है प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, या फिर आप इसको न्यूज एनालिसिस बोल सकते हो, आप करंट अफेयर्स भी बोल सकते हो। और फिर आता है एडिटोरियल डिस्कशन। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट। डेली बेसिस पे एक नया कंसेप्ट होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहाँ पर पीडीएफ जो है अवेलेबल होता है। काफ़ी दिनों से डेली करंट अफेयर्स की लेक्चर में नहीं डाल पा रहा हूँ, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा, शुरुआत दोबारा से हम करेंगे। काफ़ी बढ़िया लेक्चर है, तो एक टाइमिंग उसकी भी सेट कर दी जाएगी, एक रूटीन जब हमारी बनती है तो वो भी लेक्चर्स जरूर आएंगे। ओके, और कवर करूंगा मैं जो भी यहाँ पर पीछे रह गया है, तो सबको कवर करके चलेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट के साथ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन विंग है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ब्लैक मनी केसेस हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमें कैसे डील करना है। ओके, तो अभी वही बात कर रहे हैं। When it comes to dealing with matters under the harsh black money law, तो यहाँ पर एक कानून बना हुआ है ब्लैक मनी के तहत। ओके, तो जो टैक्स अथॉरिटीज है इंडिया में, तो यहाँ पर वो थोड़ा अलग से, यहाँ पर अलग तरीके से काम कर रही है। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन विंग है आईटी डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, also carries out the assessment particularly where research and surveys have been conducted। ये जो रिसर्च करनी है ना, कहाँ पर ब्लैक मनी छिपी हुई है, ओके, तो ये सर्वे करने हैं, तो ये कहाँ पर करने हैं।
तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, तो अपने और से असेसमेंट ये कर रहे हैं। तो अनयूजुअल मूव इसको कहा जा रहा है, विच हैज सरप्राइज दो सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, is aimed to quicken tax collection and build a stronger case that would stand the scrutiny of appellate bodies when taxpayers challenge the assessment orders। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यही की जा रही है कि कुछ साल पहले भारत सरकार के द्वारा सन 2016 के बाद जब यहाँ पर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया था, तो इसका मतलब यही था कि काला धन जो है ना वो जुटाना है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है और उसके बाद में उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि काला धन वापस लेकर आना, चाहे देश के अंदर का जो काला धन उसको इकट्ठा करना, चाहे जो बाहर पड़ा है उसको इकट्ठा करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लैक मनी एक्ट लाया गया था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको यहाँ पर थोड़ा सशक्त किया गया था कि यहाँ पर अच्छे से जो है टैक्स कलेक्शन बढ़े, और जो लोग यहाँ पर अपना टैक्स नहीं देते हैं तो वही तो ब्लैक मनी बनती है। तो ऐसा होता है, ब्लैक मनी किसको कहते हैं, तो ये थोड़ा ये भी समझ लो। तो जो सपोज करो आपकी जो जो भी आपका कारोबार है, तो यहाँ पर एक अलग अलग स्लैब्स रखे हुए हैं भारत सरकार ने इनकम के हिसाब से भी, कि अगर इनकम इन पर्टिकुलर स्लैब से ऊपर जाती है तो आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है हर साल नया बजट आता है तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कभी 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी जो है सैलरी है तो वहां तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर यहाँ पर इससे ऊपर चली जाती है 5 लाख रुपए तक, तो यहाँ पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। शुरुआत यहाँ पर ये 5% से करते हैं, फिर यहाँ पर 10 लाख अगर अगर आपकी एनुअल सैलरी है तो यहाँ पर परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। तो इसी में होता है कि इनकम को छुपा लिया जाता है लोगों के द्वारा, अपनी इनकम शो ही बहुत कम करते हैं। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, तो ये इन सबकी मिली भुगत होती है। ओके, जिसके चलते वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसका डाटा, मतलब सरकार को, कि ऐसा लगता है कि सिर्फ इतनी ही इसकी जो है इनकम है और जो है इसके चलते वो टैक्स नहीं दे पाते। जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो उसी का नाजायज फायदा उठाया जाता है ज्यादातर सभी लोगों के द्वारा, चाहे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी उनकी डील हुई होती है कि अगर उन्होंने किसी फिल्म में काम किया है, ओके, तो जितने जितने भी वो फीस चार्ज करते हैं, चाहे 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी करते हैं, तो यहाँ पर उसमें से इनकम टैक्स बनता है, लेकिन वो बचाते हैं अपना इनकम टैक्स। और कैसे बचाते हैं, तो यहाँ पर बता देते हैं कि ये इतनी राशि जो है वो हमारी फार्म इनकम से निकली है, तो ये हमारी फार्म लैंड है। बेशक वहां पर कुछ भी नहीं किया पिछले साल, लेकिन शो ये कर दिया जाता है कि उस फार्म लैंड में से जो है ये इनकम निकल कर आई है, इसलिए यहाँ पर वो उस इनकम को तो टैक्स लगेगा नहीं, तो ये पैसा बचा लेते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर टैक्टिक्स हैं जो अपनाई जाती हैं। ओके, तो अभी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, इनकम जो ब्लैक मनी लॉ है, कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी कलेक्शन हो। और दूसरी ओर यहाँ पर जो है अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बना है और जो अगर पड़ताल करनी है, जो एपलेट बॉडीज है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कि अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो उनके असेसमेंट ऑर्डर्स है उसको चैलेंज भी किया जा सकता है टैक्स पेयर्स के द्वारा, अगर उसको लगे कि मतलब ये गलत जो है इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखें कि 2016 में ये ब्लैक मनी एक्ट बना था, 1 अप्रैल 2016 में। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं एडिशनल फंडिंग के बारे में। सपोर्ट फॉर मोर सेक्टर्स, स्टिमुलस मेजर्स मे बी एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड। तो अभी देखो सेकंड वेव के चलते पिछले साल भी जो फर्स्ट वेव आई थी तो भारत सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, तो अभी कोविड रिलीफ के चलते यही यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, कोविड रिलेटेड रिलीफ प्रोग्राम्स एंड स्टिमुलस मेजर्स। ओके, तो इनको एक्सटेंड किया जाएगा और यहाँ पर एक्सपैंड किया जाएगा, तो यहाँ पर फंडिंग बढ़ाई जाएगी, सपोर्ट बढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर ज़्यादा जो बिजनेस है, अलग अलग सेक्टर्स हैं जो पैंडेमिक के चलते हिट हुए हैं, तो उनको जो है सहायता राशि के तौर पर सरकार मदद करेगी उनकी। और आगे यहाँ पर बात करें, विद मैनी स्टेट्स बिगिनिंग टू रिलैक्स कर्व्स, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे राज्यों में भी लॉकडाउन वगैरह हटाए जा रहे हैं, अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, तो अभी वो बाकी जो मंत्रालय हैं तो उनको कह रही है कि फ्रंट लोडिंग जो है, जो अभी इस साल का बजट जो था, बजट में जो पैसा जो पहले से तैयारी थी कि इतना पैसा लगाना है, अभी फ्रंट लोडिंग का मतलब उसको लगाना शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल ईयर शुरू हो चुका है जो 21-22 वाला, तो अभी उसको लगाना शुरू कर देना है। तो वो 5.54 लाख करोड़ का यहाँ पर कैपिटल है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको करना शुरू कर देना है। तो ये हमारा जो फाइनेंस मंत्रालय है, तो उसने अभी बाकी मंत्रालयों को ये चीज़ बोल दी है कि आपके डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जो भी चीज़ें आती हैं जो हमने प्लान की है बजट में, उसको ऊपर स्पेंडिंग करनी शुरू कर दो। तो स्पेंडिंग शुरू होगी तो पैसा लोगों के हाथ में जाएगा किसी न किसी रूप से, तो कारोबार बढ़ेगा तो इकोनॉमी दोबारा से उभरनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
ओके, तो इसकी बात करें तो अभी ये 30 सेक्टर्स को कवर करेगी। तो यहाँ पर सिविल एविएशन को कभी कवर करेगी, क्योंकि सिविल एविएशन का ज़्यादातर बुरा हाल हो जाता है जब भी ऐसी कोई भी आपदा आती है। जैसे अगर बात करें, वैसे ही बहुत कम लोग सफ़र करते हैं जो हवाई जहाज़ होते हैं, तो जो जितने करते हैं तो उनके ऊपर भी अगर पाबंदी लगा दी जाए तो इनका सेक्टर पूरी तरीके से मतलब प्रभावित हो जाता है। और हॉस्पिटल्स को भी ये कवर करेंगे, could be expanded to more areas with easier conditions and provided higher capital support। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसे की सपोर्ट इनको प्रोवाइड की जाएगी। और अभी जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ डिस्कशन जो है अभी चल रही है। ओके, और टैक्स रिलीफ जो है, यहाँ से अगर बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो वहाँ पर टैक्स रिलीफ देने की यहाँ पर बात की जा रही है। ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर रूरल एरियाज़ के लिए, यहाँ पर रूरल स्कीम्स के लिए यहाँ पर दी जाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होगी, मनरेगा स्कीम होगी, तो ये भी दोनों रूरल एरियाज में ही काम करती हैं, तो यहाँ पर इनके चलते और ज़्यादा राशि ये बढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और जो अभी की ये जो यहाँ पर स्कीम्स काम कर रही हैं, तो उसको उनका भी यहाँ पर ना दायरा बढ़ाया जाएगा। ओके, और स्केल अप करेंगे और जल्दी से यहाँ पर किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और अभी आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके लिए कोई मास्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो स्टेरॉइड्स जो लेते हैं, जो खासतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हाई रेजोल्यूशन जो सीटी स्कैनिंग, सिटी जिसको इमेजिंग आप बोलते हो, जिसमें एक पूरी मशीन होती है, पूरी बॉडी वहाँ पेशेंट को लटा कर जो है उसके अंदर डाला जाता है और पूरे बॉडी की आपकी स्कैनिंग होती है, दिमाग से लेके पूरी बॉडी की। ओके, तो अभी उन्हीं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। शुड ओनली बी रैशनली यूज्ड ऑन चिल्ड्रन, मतलब अगर जरूरत पड़े, रेयर ऑफ द रेयर केस हो, तभी आप जो है स्टेरॉइड्स का यूज करें और यहाँ पर सीधी जो इमेजिंग है उसका यूज करें बच्चों के ऊपर, क्योंकि इनके थ्रू भी रेडिएशंस निकलती हैं। तो अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको उनको सही नहीं रहेगा, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए उनको उनके लिए वो सही नहीं रहेगा। और दूसरा जो यहाँ पर रेमडेसिविर जो यहाँ पर वैक्सीन सॉरी दवा है, ड्रग है ये, तो ये काफ़ी न्यूज़ में, तो क्योंकि ये एंटी मलेरिया ड्रग है, तो उसको न्यूज़ में इसलिए था कि कोविड-19 के खिलाफ इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी बातें चल रही थी, लेकिन इतना खास कुछ मिला नहीं। ओके, इसका कोई रिस्पांस शुरुआती दिनों में अगर दे दी जाए तो कह रहे हैं कि मतलब कोविड से बच जाता है इंसान जब शुरुआती दिनों में सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। तो बच्चों के लिए इसको भी अवॉइड करना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ओके, DGHS, तो इसका नाम याद रखें। तो ये बातें DGHS के द्वारा की जा रही हैं। तो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं कोविड-19 को यहाँ पर मैनेज करने के लिए, पर्टिकुलरली ऑन चिल्ड्रन, क्योंकि अभी जो थर्ड वेव आ रही है ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित करेगी। खास तौर पे जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे ही हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है काफ़ी है। हालांकि हमने काफ़ी कम किया है पिछले सालों के मुकाबले में। तो इसमें ऐसा होता है कि जो 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी कितनी यहाँ पर दर है, मृत्यु दर, तो यहाँ पर काफ़ी थी पहले, अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन जितनी थोड़ी कम हुई तो उसमें भी काफ़ी केसेस आ जाते हैं। तो इसको भी हमें श्योर करके चलना होगा। तो यहाँ पर बात करें जो अगर स्टेरॉइड्स का अगर सेवन करते हैं बच्चे तो वो मतलब सही नहीं है। तो असिम्प्टोमेटिक जो सिम्टम्स हैं वो निकल कर आ सकते हैं। तो मतलब असिम्प्टोमेटिक कहने का मतलब कि सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे, लेकिन वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगी। ओके, तो बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो इस तरीके का यहाँ पर जो है सिनेरियो रहेगा। तो अगर सिम्प्टोमेटिक की बात करें तो यहाँ पर सिम्टम्स रहेंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो कोविड है या नहीं है तो वो बात की बात है, उसको टेस्टिंग करा के पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर शुड ओनली बी यूज मॉडरेट सेवर पेडियाट्रिक पेशेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं सीरियस कंडीशन में, तो वहां पर यूज करें स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड शुड बी यूज्ड एट राइट टाइम इन द राइट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं ना, मतलब अपने आप ही दवा लेकर और अपने आप ही अपनी मतलब डॉक्टर खुद ही बन गए, तो ये चीज़ नहीं करनी है। और अगर हम यहाँ पर रेमडेसिविर की बात करें तो ये एक इमरजेंसी यूज यहाँ पर ऑथराइजेशन ड्रग है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है इतनी, यहाँ पर जो डाटा हमें मिला है यहाँ पर इस ड्रग के तहत। ओके, तो यहाँ पर खास तौर पे अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से एफिशिएंट नहीं है ये ड्रग। तो ये भी ये जो DGHS की जो गाइडलाइंस ये कह रही है, तो ये रैशनल यूज की बात करें, HRCT फॉर सीइंग द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ लंग इन्फेक्शन, तो ये सिटी स्कैन जो हम करवाते हैं, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। ओके, तो अभी उसको भी इग्नोर करने की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर इसको इसलिए किया जाता है कि लंग्स की जो सिचुएशन है वो पता चले। और कोविड का जो सेकंड वेव आया था इसने लंग्स को ही प्रभावित किया, लंग्स को ही डैमेज किया। ज़्यादातर जितने भी आपने डेथ केसेस देखे हैं दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के एरिया में, बाकी भारतवर्ष में, तो वहाँ पर सिचुएशन यही थी।
मतलब जवान से जवान लोग चले गए, तो उसका कारण यही था कि जो फेफड़े थे ना, तो वो डैमेज हो गए पूरी तरीके से। मतलब फेफड़े ही काम नहीं करेंगे तो सांस कहाँ से आएगी, तो इसलिए मृत्यु हो गई। लोग जो थे इसको हरा नहीं पाए, इस जो सेकंड वेव था इसको। और आगे यहाँ पर बात करें, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है, जो हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन है ऑफ द चेस्ट ऑफन हैज लिटिल इम्पैक्ट ऑन ट्रीटमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑलमोस्टली एंटायरली ऑन क्लिनिकल सेवरिटी एंड साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। जिस तरीके से आपकी साइकोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर जो डिसीजन ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग लिए जाएंगे। लेकिन इतना अगर इम्पैक्ट की बात करें, जो हम यहाँ पर चेस्ट का स्कैन करवाते हैं फेफड़ों की यहाँ पर जो है दशा जानने के लिए, तो इतना खास यहाँ पर जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ये भी बात कही जा रही है। तो कोविड 19 एक वायरल इन्फेक्शन है, एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, हैव नो रोल इन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड कोविड 19 इन्फेक्शन। ओके, तो अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड कोविड 19 इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर ये जो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं, इसका कुछ खासा प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बचकर चलो भाई, अगर बच्चे हैं तो ये बड़ों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्ट करके चले। इतना अभी आज़ाद नहीं होना है, अगर सेकेंड वेव का पीक थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो अगर केसेस अभी आ रहे हैं, तो अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, खासतौर पर दिल्ली में रह रहे हो, तो वहां पर ज़्यादा खतरा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, ये जो बीमारियां फैलती है ना, जहां पर जितनी गंदगी होगी ना, वहां पर उतने बड़े पैमाने पे बीमारी जो है फैल जाती है। जितनी सफाई रहेगी, उतने बीमारी फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो क्यों यहाँ पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ? क्योंकि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल हवा का ही बहुत खराब है। नॉर्मली अगर आप वहां पर सांस ले रहे हो, तो वो 300 के ऊपर चला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके, तो अगर कोई यहाँ पर फेस्टिवल आ जाए दिवाली जैसे, तो वहाँ पर तो 1000 को भी क्रॉस कर जाता है। तो वो वैसे ही मतलब सांस लेने वाली जगह नहीं बची है, तो अगर वहां पर कोई बीमारी आएगी, तो उसको तो ज्यादा रास्ता मिलेगा ना कि फैलने का। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि दिल्ली जैसे शहर में आपको ज्यादा यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं कोविड 19 के, ज्यादा मृत्यु दर हुई है। और उसके आसपास का जो एनसीआर रीजन है, उसका भी सेम ही हाल है। आगे बढ़ते हैं। और अभी ना आरबीआई ने कुछ बदलाव किया है, तो यहाँ पर 9 सालों में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा बदलाव देखने को मिला। तो 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आरबीआई ने अप्रूव किया है एटीएम इंटरचेंज जो फीस होती है ना, अभी उसमें उसमें थोड़ा हाइक कर दिया, थोड़े से मतलब पैसे बढ़ा दिए। तो यहाँ पर एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो यहाँ पर अगले साल से यहाँ पर आरबीआई के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो यहाँ पर एटीएम मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर इंटरचेंज जो फीस होती है, ओके, जो कि यहाँ पर बैंकों से चार्ज की जाती है, जितना भी कैश विड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ पर उसको 17 रुपए कर दिया है। तो यहाँ पर पहले 15 थी, ओके, तो अभी 17 हो जाएगी 1 अगस्त से। क्योंकि जितना भी आप जो है पर कैश निकालते हो, तो यहाँ पर जो बैंक है ना, तो वो जो एटीएम ऑपरेटर होते हैं उनको पैसा देते हैं। जैसे देखो, जितने भी आप एटीएम्स देखते हो, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट बैंक के ही कंट्रोल के अंदर है। तो यहाँ पर अलग अलग ये इंस्टीट्यूशन है। जैसे एटीएम ऑपरेटर अलग है, बैंक अपना अलग से काम कर रहा है। तो यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, जितने भी हम एटीएम की सर्विसेज लेते हैं, जितना भी बैंक सर्विसेज लेता है एटीएम की, तो वो पेमेंट कहीं ना कहीं रूप से हमारे थ्रू ही निकलती है। ओके, जो जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं। जैसे महीने में पहले 3 ट्रांजैक्शन मुफ्त हुआ करती थी। ओके, तो अभी अगर उनसे ज़्यादा आप एक्सीड कर लेते हो, तो यहाँ पर 2 रुपये बढ़ा दिए गए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है, तो उन्होंने यहाँ पर अलाउ कर दिया है बैंक को कि वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मतलब अगर ये 17 से भी ज़्यादा की कॉस्ट अगर निकल कर आ रही है एटीएम ऑपरेट करने के लिए, तो वो भी फिर यहाँ पर कस्टमर से ही यहाँ पर निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर बात करें कि एटीएम फीस जो है, वो यहाँ पर 21 रुपये यहाँ पर की जा सकती है। अभी जो यहाँ पर 20 चल रही है, बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट ऑफ 5 फ्री ट्रांजैक्शन एवरी मंथ। ओके, तो यहाँ पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि हर महीने मिलती है। तो अगर इससे ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर जो है 20 से 21 रुपये या जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वसूले जा सकते हैं। तो ये जो लागू होगा, जिसकी बात करें, द न्यू एटीएम सर्विसेज फी फॉर कस्टमर्स विल बी एप्लीकेबल January 1, 2022। ये अगले साल होगा, जब यहाँ पर 21 रुपये यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज होंगे पर ट्रांजैक्शन आप जब करोगे, जब आपकी ये 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी होंगी। और पहली बार बात कर रहे हैं कि ये हाइक देखने को मिला है 9 सालों में। तो यहाँ पर जो एटीएम इंटरचेंज जो यहाँ पर रेट है, इनको बढ़ाया गया है। जो यहाँ पर फीस चार्ज की जाती है एटीएम ऑपरेटर्स के द्वारा बैंकों से, तो बैंक हमें से लेता है पैसे। तो इट हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ वाइट लेबल एटीएम इंडस्ट्री इन इंडिया।
तो देखो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं वाइट लेबल एटीएम इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर बहुत तरीके के लेबल होते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं एज पर न्यू इंटरचेंज रेट स्ट्रक्चर ऑपरेटर्स कैन चार्ज 17 फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए यहाँ पर जो बैंक है वो 17 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। तो पहले 15 थे। और यहाँ पर 6 रुपये बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो पहले 5 रुपये, तो मतलब यहाँ पर 1 रुपया बढ़ाया गया। सो ट्रांजैक्शन इन ऑल सेंटर्स इफेक्टिव अगस्त 1। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो टू बी श्योर द कार्ड इशूइंग बैंक पेज interchange fees to the ATM operator when a customer transacts at an ATM does not belong to the issuing bank। तो कहने का मतलब ये भी श्योर करके चलना है कि जिस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है, अगर यहाँ पर उस बैंक के एटीएम पे आप नहीं जा रहे तो उस ऑपरेटर को यहाँ पर जो है पैसा ट्रांजैक्शन जो उनकी जो फीस है वो मिलनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर जो एटीएम्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं लेबल के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करें वाइट लेबल एटीएम्स होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑन किए जाते हैं और यहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं यहाँ पर कोई भी नॉन बैंकिंग एंटाइटी। ओके, तो मतलब बैंक के साथ उसका मतलब बैंकिंग यहाँ पर सुविधा वो नहीं दे रहे हैं जो यहाँ पर ऑपरेटर जो है ऑपरेट कर रहे हैं इस एटीएम को। तो यहाँ पर जो कैश जो होता है ना, एटीएम जो यहाँ पर कैश की सेवा है वो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड बैंक जो होता है वही प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी बैंक है तो यहाँ पर उसकी जो एटीएम सर्विसेज आप दे रहे हैं तो वो यहाँ पर कोई और नॉन बैंकिंग एंटाइटी हो सकती है जो आपको सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसे एटीएम्स को हम वाइट लेबल एटीएम बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसकी मलकियत जो होती है किसी यहाँ पर दूसरे नॉन बैंकिंग एंटाइटी के पास होती है। तो ये ऐसे ही एटीएम्स के बारे में अभी जो है ना आरबीआई ने अपना अप्रूवल दिया है जहाँ पर जो प्राइस हाइक किया गया है, जो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस की जो फीस उसको बढ़ाया गया है। आगे होता है ब्राउन लेबल एटीएम। तो यहाँ पर देखो इनके फर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए सभी के। तो ब्राउन लेबल एटीएम में तो यहाँ पर ये जो एटीएम होता है यहाँ पर बैंक के द्वारा ही ऑन किया जाता है, लेकिन उसके जो ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस होता है ना वो कुछ कोई थर्ड पार्टी करती है। ओके, तो कोई भी कंपनी हो सकती है जो उसको मेंटेन करके चलेगा। अगर खराब हो गया है तो सही होना चाहिए। ओके, तो सही तरीके से वो काम करते रहना चाहिए। तो ये किसी और तीसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ओके, तो ध्यान रखिए ब्राउन लेबल एटीएम ये बैंक ही इसको ऑन करता है, लेकिन इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस यहाँ पर कोई और देखता है। तीसरा होता है ग्रीन लेबल एटीएम। तो ग्रीन लेबल एटीएम देखो आप जाओगे ना किसी भी जैसे कोई ग्रामीण बैंक का एटीएम देखोगे तो वहां पर देखो ग्रीन लेबल लगा होगा ऊपर एटीएम्स के ऊपर। तो वो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। जितने भी ग्रामीण बैंक के एटीएम्स आप देखोगे तो अलग अलग बैंकों के अपने यहाँ पर ग्रामीण बैंकों की यहाँ पर शाखाएं हैं। तो वो ग्रीन कलर में ही ज्यादातर शो की जाती है। तो एटीएम भी ग्रीन कलर का ही होता है। आगे आ गया ऑरेंज लेबल एटीएम। तो ये यहाँ पर जब शेयर्स को आप ट्रांजैक्ट करते हैं ना, जो आप शेयर्स खरीदते हो, जो अपनी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट है, तो उसकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए ऑरेंज लेबल एटीएम्स होते हैं। तो खासतौर पर ये बड़े शहरों में आपको देखने को मिलेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर देखने को मिलेंगे। और येलो लेबल एटीएम होता है तो ये ई कॉमर्स, ओके, जो मतलब आप ऑनलाइन कुछ आप परचेज करते हो वो सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, इसके अलावा टाटा क्लिक हो गया। बहुत सारी यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पर आप परचेजिंग कर रहे हो, जैसे सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ओके, तो वहाँ पर ये येलो लेबल एटीएम्स होते हैं। और यहाँ पर लास्ट में है पिंक लेबल एटीएम। तो ये वोमेन्स के लिए बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर वोमेन बैंकिंग के लिए स्पेशली। ओके, तो वहाँ पर सिर्फ वोमेन जा सकती हैं और यहाँ पर सुविधा जो है उनको मिलती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, याद रखें थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट गारंटी फॉर प्रपोज्ड बैड बैंक में बी कैप्ड एट 31,000 करोड़। परफॉर्मिंग एसेट्स लैंडर्स सी हायर देन एक्सपेक्टेड रिकवरीज थ्रू द इंस्टीट्यूशन। देखो जब इस साल का बजट लाया गया था 1 फरवरी 2021 को, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि बैड बैंक जो है उसका उसको लाया जाएगा इस साल। तो बैड बैंक इसको यहाँ पर नेशनल एआरसीबी कहा जा रहा है। ओके, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, तो एसेट रिकंस्ट्रक्ट करें मतलब जो बैंक दिवालिया हो गए, एनपीए बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, तो उस एनपीए का सोल्यूशन निकालना है। तो देखो सिचुएशन कैसी है भारत में। सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारे सरकारी बैंक है उनके पास 8 लाख करोड़ के ऊपर का एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हैं। मतलब जिन लोगों ने लोन उठाया वो अभी ब्याज की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 90 दिनों तक अगर कोई अपने ब्याज की किस्तें नहीं भरता ना तो उसके लोन को यहाँ पर एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ध्यान रखें 90 दिनों तक।
तो इस तरीके से यहाँ पर 8 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो एनपीए हो चुकी है। ये सभी जितने भी सरकारी बैंक बचे हैं भारत के, अभी इनकी गिनती सिर्फ 12 रह चुकी है, क्योंकि किसी समय पे ये 27-28 थे। अभी लास्ट टाइम इनका कुछ समय पहले मर्जर हुआ है काफी छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में, तो अभी 12 बचे हैं। तो 12 के भी ये अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 से 3 होंगे, तो 0 भी हो सकते हैं। ओके, तो मतलब कि सरकारी बैंकों की जो दशा है ना, वो आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स ही तय करेंगे, सरकार पीछे हट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैड बैंक बनाने की बात कर रहे थे। बैड बैंक मतलब जो बैड लोन है, तो एनपीएस को हम बैड लोन भी बोलते हैं। तो बैड बैंक क्या करेगा, जो जितने भी सरकारी बैंक जिनका एनपीए हो चुका है ना, वो एनपीए उसी बैड लोन को खरीदेगा कि भाई कितने का बैड लोन है, तो एक डील करो कि अगर आपका, सपोज करो किसी एक बैंक का 50,000 करोड़ का बैड लोन है, तो ये बैड बैंक कहेगा उस 50,000 करोड़ की मेरे साथ डील करो। तो यहाँ पर वो 50,000 करोड़ को हो सकता है कि 20,000 करोड़ में खरीद ले, 25,000 करोड़ में खरीद ले। ऐसा नहीं कि 50,000 करोड़ पूरा देगा बैड बैंक। तो यहाँ पर एक डील होगी। ओके, तो इससे क्या होगा, सपोज करो 25,000 करोड़ में उस 50,000 करोड़ का एनपीए खरीद लिया, कि अब उन एनपीए के ऊपर बैड बैंक देखेगा कि हमने क्या करना है। लेकिन दूसरी ओर बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक के पास तो 25,000 करोड़ आ गया ना, तो बैंक के पास तो कुछ भी नहीं आना था। तो यहाँ पर 50,000 करोड़ का एनपीए था, लेकिन 25,000 करोड़ आ गया, तो वो एक साइड पे हो जाएगा। अभी जो 50,000 करोड़ का जो एनपीए ना, उसके ऊपर माथापच्ची बैड बैंक करेगा अलग से। तो यहाँ पर सरकारी बैंक यहाँ पर फ्री हो जाएंगे। अगर एनपीए का काम नहीं, एनपीए का अभी उनको कोई लेना देना नहीं है, वो फ्री हो गए, उनके उनके हाथ में 25,000 करोड़ रुपये आ गया। तो अभी बैड बैंक अच्छे से डिटेलिंग निकालेगा, अपने तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि बैड बैंक उसी यहाँ पर 50,000 करोड़ में थोड़ा सा पैसा खुद से इन्फ्यूजन करे, जो जो भी यहाँ पर बॉर्वर होंगे अलग अलग तरीके से, कि जिसका कारोबार चल सकता है दोबारा से। ओके, तो उनको थोड़ा पैसा इन्फ्यूजन करके अपना कारोबार चलाओ, अपनी किस्तें भरनी शुरू कर दो, ये भी हो सकता है। और नहीं तो जो ये जो एसेट है, उनको बेचा जा सकता है। उसके उसके लिए यहाँ पर जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात करें, तो ये सेम नाम यहाँ पर दोनों का सेम ही है, बैड बैंक और यहाँ पर नेशनल जो यहाँ पर ईआरसी बनाई जाएगी सेम है। अभी तक कोई नेशनल ईआरसी नहीं है। ओके, ध्यान रखें। तो अभी गवर्नमेंट की जो गारंटी की बात करें, गवर्नमेंट कितने की यहाँ पर राशि रखेगी, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे इस बैड बैंक में, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी होगी। तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि ये जो प्रपोजल है बैड बैंक का, तो यहाँ पर 31,000 करोड़ ना एज ए लैंडर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगी राशि बैड बैंक में, कि आगे काम शुरू कर दे। जैसे मैंने बात कही थी कि 25,000 करोड़ दे के जो 50,000 करोड़ का एनपीए खरीदेगा, तो ये उसी तरीके से राशि भी तो होनी चाहिए ना बैड बैंक के पास, तो इनके पास भी तो पैसा हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें, 31,000 करोड़ गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है एज लैंडर्स हैव इंडिकेटेड हायर देन एक्सपेक्टेड रिकवरीज। तो मतलब जो रिकवरी एक्सपेक्ट की जा रही है, उससे ज्यादा ही यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, इंडिकेशन है कि हो ही ज्यादा। और जल्दी ही जो है ये बैड बैंक जो है इसको यहाँ पर ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट गारंटी विल कवर ऑल सिक्योरिटी स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पर जो भी नया बैड बैंक सिक्योरिटी स्क्रिप्ट जो भी जितने भी इशू करेगा, वो सारी की सारी यहाँ पर वहाँ पर गवर्नमेंट गारंटी जो है वो होगी। ओके, विल एक्वायरिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि एनपीओ को यहाँ पर एक्वायर करेगा बैड बैंक। और आगे बात करेंगे, एन अपसाइड in recovery has been projected by lenders, and hence the innovation and of the government guarantee may not be for its full face value। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट गारंटी भी होगी, तो यहाँ पर फुल फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं होगी, कि जैसे मैंने बात की एनपीए 50,000 करोड़ का है तो पूरा पूरा पैसा दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। ओके, तो ये देखिए, इसको बनाया जाएगा कि इसके द्वारा बहुत सारे प्राइवेट जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो होंगे, वो यहाँ पर जो है मिलकर बनाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जल्दी ही अप्रूवल मिल जाएगा यहाँ पर NARCL को। तो यहाँ पर इट विल एक्वायर एनपीएस और बैड लोन्स। तो बैड लोन्स को इकट्ठा करेगी ये। ओके, इसको हम बैड बैंक भी कह सकते हैं, इसको यहाँ यहाँ पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर नेट बुक वैल्यू होगी, तो यहाँ पर 15% यहाँ पर बात करें कंसिडरेशन इन कैश एंड रिमेनिंग 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो यहाँ पर 15% जितनी भी अमाउंट का यहाँ पर डील होगी ना, 15% उसका यहाँ पर अमाउंट कैश में दिया जाएगा। जैसे मैंने 25,000 करोड़ की बात की है, तो उसका 15% कैश में दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी रिसिप्ट के तौर पर रखा जाएगा पैसा बैंकों के पास। बैंकों को जो यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे, तो उसको जब भी वो बैंक चाहे कैश करवा सकते हैं फ्यूचर में। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, गिव द सेलर ए राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एनपीए एक्वायर्ड बाय एआरसी। ओके, तो अच्छा राइट जो है यहाँ पर, जो ये नेशनल एआरसी है उसके पास आ जाएगा कि एनपीए को कैसे रिजॉल्व करना है।
तो यहाँ पर अगर एनपीए रिजॉल्व हो जाते हैं, द बैंक गेट्स ए पेमेंट बेस्ड ऑन एसआर इंटरेस्ट। जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स है ना, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर बात करें कि पेमेंट मिलेगी यहाँ पर उस बैंक को इन दैट एसेट। The government has said it will guarantee these receipts as support that's expected to encourage the sale and resolution of NPAs। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सेम बात करें अभी पहले फेज में क्या होगा। तो बैंक यहाँ पर जो ना, उन्होंने 22 यहाँ पर बैड लोन अकाउंट जो उनको आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर जो इन्हीं 22 यहाँ पर जो बैड लोन अकाउंट्स ना, तो इनकी जो राशि बनती है वो 89,000 करोड़ बनती है। तो कितनी बड़ी राशि है जिनको अभी फिलहाल आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर की जाएंगी एनएआरसीएल को, नई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो ये बात कही जा रही है पद्म कुमार नायर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर अभी सीईओ लगाया गया है, ओके, इस एसबीआई का। तो एनएआरसीएल कैन ओनली टेक अप स्ट्रेस एसेट्स वर्थ 500 करोड़ और मोर रेजोल्यूशन। ओके, तो ध्यान रखें 500 करोड़ से ज्यादा का ही यहाँ पर जो है, जो राशि अगर होगी, ऐसा अगर एनपीए होगा, तो उसी के ऊपर ये अपना रेजोल्यूशन देंगे। इससे नीचे नहीं देंगे। तो यहीं से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ध्यान रखें। और देर आर अबाउट 3 लाख करोड़ ऑफ बैड लोन्स। तो अभी 3 लाख करोड़ के आसपास के जो बैड लोन है, उनको यहाँ पर कह रहे हैं कि इस कंडीशन के तहत जो है मैच करते हैं। जो कि अगर हम 500 करोड़ के ऊपर का रेजोल्यूशन ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ के ऊपर ही करना है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में 3 लाख करोड़ का बैड लोन अभी पड़ा है मार्केट में सरकारी बैंकों का। और आगे बात कर रहे हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में, आईबीए के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने भी 5 मेंबर कोर कमेटी जो है उसका यहाँ पर निर्माण किया है अंडर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर राज किरण राय। तो यहाँ पर यूनियन बैंक के जो एमडी हैं, उनके यहाँ पर अंतर्गत ये जो है बनाया गया है 5 मेंबर कमेटी जो है। यहाँ पर एनएआरसीएल को स्टैब्लिश करना है और यहाँ पर इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर जो है इन दोनों का यहाँ पर निर्माण करना है। ओके, तो यहाँ पर एक हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक हो गया एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट जो भी मतलब बोरोवर का जो भी यहाँ पर जिस कोलेटरल के बेस पे उन्होंने यहाँ पर लोन उठाया है, तो अभी उसको मैनेज करना है, उसको किस तरीके से बेचना है कि यहाँ पर रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये मतलब ये आईएएमसीएल की यहाँ पर काम होगा। और जो यहाँ पर मेंबर होंगे इस कमेटी के, तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक है, ओके, उनके जो एमडी है, सीईओ है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये मतलब सभी मेंबर होंगे जो इस कमेटी में काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम बात करेंगे एडिटोरियल नंबर 1 की। तो एडिटोरियल नंबर 1 में यहाँ पर बात की जा रही है बेटर अल्टरनेटिव्स टू लोन मोरेटोरियम, कन्वर्ट पार्ट ऑफ लोन इनटू इक्विटी, गिव इक्विटी। तो देखिए, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब पैंडेमिक आ जाए, तो उस समय जिन लोगों ने लोन उठाया होता है ना बैंकों से, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मतलब कि कारोबार बंद हो जाते हैं, बाद में लोन की पेमेंट करनी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कि अगर किसी ने यहाँ पर कोई जिम खोली है, उसके लिए लोन उठाया, और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन लग रहे हैं, और जिसमें कि वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा, खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो है गलत स्टेप यहाँ पर उठा लेते हैं लोग। ओके, मतलब ये सिचुएशन अभी बनती जा रही है। तो अभी इसी के चलते ना ज्यादातर डिमांड उठ रही है कि फ्रेश मोराटोरियम जो है यहाँ पर दिया जाए, जो बैंक लोन है उसके रिगार्डिंग। कहने का मतलब जो बैंकों का लोन जिन्होंने उठाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन दीजिए कि वो यहाँ पर अपनी ब्याज की किस्तें जो ना वो अभी ना भरे, उसको थोड़ा सा रिलीफ दीजिए आप। ओके, तो अगर नहीं भर पा रहा 2 3 4 महीने जितने का भी रिलीफ देते हो, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप उसको एनपीए नहीं घोषित कर सकते उस लोन को। तो ये हो जाता है अगर हम यहाँ पर लोन मोराटोरियम देते हैं। तो फ्रेश डिमांड्स आ रही है। पिछले साल ये किया था जब फर्स्ट वेव आई थी, उस समय 3 महीने का लोन मोराटोरियम दिया गया था आरबीआई के द्वारा। तो अभी बात करें, जो कंसर्न है बिल्कुल सही बात है अभी सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो खास तौर पे भारत की जो स्मॉल बिजनेस का यूनिवर्स अगर उसकी बात करें ना, जो छोटे छोटे यहाँ पर अगर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, तो यहाँ पर वो ऐसे ही यहाँ पर लोन उठाकर जो है कारोबार शुरू करते हैं। जब कारोबार मतलब इस तरीके से लॉकडाउन वगैरह लगने से बंद होना शुरू होता है, तो इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। तो ये वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाते, वो ना ही ब्याज की किस्तें दे पाते हैं। तो स्ट्रेस होना यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। और आगे बात करें, जो मोराटोरियम है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये ऑथर के द्वारा ये बात कही जा रही है कि मतलब आप अभी मुअत्तल कर दोगे, आप सस्पेंशन कर दोगे कि अभी आप जो 2 या 3 महीने के लिए ब्याज की किस्तें देने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये मैटर को और खराब कर देगी अगर यहाँ पर लोन मोराटोरियम आप करते हो। तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में और स्ट्रेस बढ़ जाएगा लोन मोराटोरियम के तहत। और यहाँ पर
कंपनीज को कुछ खासा रिलीफ भी नहीं होगा। तो अगर सपोज करो अगर आपको 2 महीने बोला गया कि आपको ब्याज नहीं देना है, तो फिर वही ब्याज जब फर्दर आप किस्तें देंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, तो फिर बात तो वही पर आ गई ना। तो मतलब बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा जो बोरोवर्स है। तो वो यहाँ पर और इंटरेस्ट बर्डन जो है फेस करेंगे, जो अगर जब तक यहाँ पर उनका मोरेटोरियम जब उनका खत्म होगा, जहाँ मतलब जितनी भी यहाँ पर प्रोविजन मिली है कि 3 महीने 4 महीने जब तक आपका लोन मोरेटोरियम चलेगा, आपको किस्तें देने की जरूरत नहीं, जब वो खत्म होगा फिर दोबारा से बर्डन बढ़ जाएगा। सारा पैसा तो यहाँ पर बैंक वसूलेगा। ओके, तो ये दोनों के लिए सही नहीं, तो उसके लिए और अल्टरनेटिव ढूंढने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात करें कि एक पोर्शन जो है ना उसको कन्वर्ट कर दो इक्विटी में। तो यहाँ पर जो भी आपका जो लोन है और जो आप इंटरेस्ट यहाँ पर पे कर रहे हैं, तो उसका एक पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, ये आपके पास एक ऑप्शन है। मतलब कि वही पैसा जो है यहाँ पर, सपोज करो अगर 100 रुपए का लोन था, तो उसमें 10 रुपए जो है या 20 रुपए जो है ना, वो पैसे के रूप में दे दो और कंपनी को दे दो, उसी बॉर्रोवर को दे दो कि भाई अपना काम चलाओ। ओके, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि पैसे की तो जरूरत है अभी इकोनॉमी चलाने के लिए। पैसा अगर उनके पास आ जाएगा, स्मॉल बिजनेस यहाँ पर जो एंटरप्राइजेस उनके पास, तो वो थोड़ा सा कारोबार जो है शुरू होगा दोबारा से, तो फिर वो किस्तें भी भर पाएंगे इंटरेस्ट की। तो ये बात करें, दिस वुड लोअर द डेट सर्विसिंग बर्डन ऑन द बॉर्रोवर। ओके, तो डेट सर्विसिंग रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो बॉरोवर्स है, उधारकर्ता जो उसने उधार लिया लोन लिया, उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से इक्विटी आप देते हो, पैसा दे देते हो। और जो यहाँ पर छोटी छोटी जो ट्रबल कंपनीज है, यहाँ पर अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी अगर फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट से भी अगर यहाँ पर सपोर्ट दी जाती है, तो फायदा होगा। अगर ऐसी जो छोटी जो ट्रबल कंपनीज है, तो गवर्नमेंट ने कहा भी है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हमने फिजिकल स्टिमुलस की बात की है शुरुआत में, तो वही फिजिकल स्टिमुलस मतलब कि पैसा यहाँ पर दिया जाए। ओके, तो वो भी इक्विटी सपोर्ट है। तो यहाँ पर जब कंपनी दोबारा से सिचुएशन को सही तरीके से उभार कर वापस निकल आती है, मतलब जब भी ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन में दोबारा से कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी जो है उस इक्विटी को बायबैक कर सकती है, खरीद सकती है और पैसा जो है वापस दे सकती है, जो अगर बैंक यहाँ पर इक्विटी जो दे रहा है अभी देगा। ओके, जितना भी यहाँ पर लोन का जो छोटा सा पोर्शन है, जैसे मैंने 100 रुपए की एग्जांपल ली है, या फिर अगर बैंकों को नहीं दोबारा पैसा वापस करना, तो यहाँ पर दूसरी और मार्केट में भी उस इक्विटी शेयर को जो है बेचा जा सकता है, उससे भी यहाँ पर पैसे कमाकर जो है बैंकों को वापस किए जा सकते हैं इक्विटी का। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि ये जो बैंकों के ऊपर हम यहाँ पर बड़े बड़े हेयर कट्स लगा रहे हैं, तो क्या वो सही है? ओके, तो जैसे अभी बैंकों को बोल दिया जाता है कि इंटरेस्ट जो है उसको माफ कर दो, या लोन मोरेटोरियम कर दो, ये सब सिचुएशन, तो इसका बर्डन बैंकों के ऊपर ही पड़ता है। तो ऑलरेडी एनपीए बहुत ज्यादा, मैंने जैसे अभी आपको एनपीए के बारे में बताया है, तो अगर ऐसी ऐसी चीजें और बर्डन बढ़ता जाएगा तो कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर एक तो सिचुएशन ये है कि बोरोवर अभी अपनी जो है इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा। तो जब इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पर चांसेस ये है कि पूरा का पूरा लोन आपका डूब सकता है जो बैंक ने प्रोवाइड किया उस बोरोवर को। ओके, तो मतलब एक बार अगर यहाँ पर किस्त नहीं आई, दूसरी बार नहीं आई, तो उसका मतलब तय है कि उसका बिजनेस जो है कोलैप्स कर गया है। तो अभी आगे वो आपको किस्तें नहीं दे पाएगा, तो इससे फिर पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा बैंकों का। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि आपके पास अल्टरनेटिव है बैंकों के पास। ओके, जैसे इक्विटी सपोर्ट की बात करें, तब जब बोरोवर का बिजनेस कोलैप्स होगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। तो यहाँ पर बैंक्स के ऊपर यहाँ पर हेयर कट्स लगाए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर विच रेंज एनीवेयर बिटवीन 60% to 90% इन द रेजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स अंडर द बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पर देखो, बैंक्रप्सी कोड बनाया गया था, ये 2016 में बना था। ओके, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। 2016 में इसको बनाया गया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई बिजनेस दिवालिया हो जाता है, ठीक है, तो उसका पूरा एक रेजोल्यूशन प्लान बनेगा आईबीसी के तहत, वहां पर उसका केस लगेगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जाएगा कि किस तरीके से जिन भी क्रेडिटर्स का लेंडर्स का पैसा लगा है इस यहाँ पर इस बिजनेस में, उसको यहाँ पर दोबारा से पैसा उनके पास पहुंचे। सॉरी, अगर 100 रुपया नहीं पहुंच रहा, तो कम से कम 70-80 रुपए तो पहुंचे। अगर यहाँ पर किसी बैंक ने या किसी और इन्वेस्टर ने किसी पर्टिकुलर कंपनी में 100 रुपया लगाया है, तो यहाँ पर कम से कम उसके पास 70-80 रुपए इतने पैसे तो यहाँ पर पहुंचे। अगर यहाँ पर बैंक जो है वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो वैसे यहाँ पर आईपीसी के तहत यही होता है। ओके, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा बड़ा ग्रुप ढूंढा जाएगा जो उस बिजनेस को खरीदेगा, फिर वो ग्रुप भी यहाँ पर ऑफर करेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर
10,000 करोड़ की कंपनी है तो वो कहेगा कि मैं इसके आपको 7,000 करोड़ दे दूंगा। फिर वही 7,000 करोड़ रुपए से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स में से पैसा दोबारा उनको वापस किया जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है बैंकों को उनका पैसा जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो वापस होती है। ओके, तो इस तरीके से पैसे बचाए जा सकते हैं। यहाँ पर बैंकों को जो हेयर कट लगाने की बात करें वही यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90% के बीच में हो सकता है, जब भी यहाँ पर रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया जाए बैड लोन के तहत, बैंकरप्सी कोड के तहत। ओके, तो यहाँ पर जो लॉजिक है, बिग डेटा रेजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स विद स्टीप हेयर कट्स इज बेटर देन नो रेजोल्यूशन एट ऑल। अगर छोटे ही बहुत आप कट लगाते हो, जैसे यहाँ पर 60 से 90% की बात करें जो आप इंटरेस्ट वसूल करते थे, उसमें अगर आप इतनी कटौती लगाते हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आएगा ना। तो यहाँ पर अगर कुछ रेजोल्यूशन ही ना होगा, अगर आईबीसी के तहत कुछ गया ही नहीं, कुछ यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं तैयार किया, तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, 100 रुपए के बदले में आपको 50 रुपए तो मिल जाए अगर यहाँ पर बिजनेस कोलैप्स कर गया, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ किया ही नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलना, जीरो मिल रहा है। तो वही बात कर रहे हैं, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव होती है तो बिजनेस यहाँ पर दोबारा से उछाल में आते हैं, बिजनेस दोबारा से चलने शुरू हो जाते हैं, तो इक्विटी को दोबारा से यहाँ पर बेचा जा सकता है कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो वहां से पैसा आके जो है बैंक जो है वो अपना जो हेयर कट लगे हैं, जो यहाँ पर इन्होंने कटौती दी है, जैसे इक्विटी सपोर्ट की बात करें, कुछ पोर्शन इक्विटी का दे दो तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे। जो भी हेयर कट्स यहाँ पर, जो भी लॉस बैंकों का हुआ है, जब यहाँ पर कंपनीज आगे बढ़ेंगी और जब पैसा इकट्ठा होगा तो वो पैसा उनको वापस कर सकती हैं। और हेयर कट लगाने में जो पैसा लॉस हुआ, जैसे 60 से 90% की बात कर रहे हैं कि इतना पैसा जो है इनका जा रहा था, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कटौती लगानी पड़ी, तो पैसा वापस हो सकता है। तो आगे बात करें, राइटली आरबीआई हैज अलाउड banks to restructure loans up to 25 crore advance to small businesses and provided another 60,000 crore to SIDBI to meet the short and medium term credit requirements of MSMEs। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, बैंकों को अलाउ करता है कि रिस्ट्रक्चर करो जिनका 25 करोड़ तक का लोन है। ओके, इंडिविजुअल किसी भी अगर स्मॉल बिजनेस की बात करें, किसी ने लोन उठाया हुआ है 25 करोड़ तक का, उसको रिस्ट्रक्चर करो। रिस्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज करो जब वो लोन उठाया गया था, अगर उस समय आप 7% का इंटरेस्ट ले रहे थे, ओके, उसको थोड़ा कम करके 5% का कर दो, ओके, या 5.5% का कर दो, इसको हम कहते हैं कि लोन को रिस्ट्रक्चर करना। ओके, तो ब्याज तो देना लेकिन ब्याज थोड़ा कम कर दिया। ओके, तो ये मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर होता है, तो कम किया जा सकता है इसको, तो इसको लोन रिस्ट्रक्चर करना कहते हैं। तो यहाँ पर 16,000 करोड़ की और यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहे हैं सिडबी के रिगार्डिंग। सिडबी की फुल फॉर्म बताया क्या है और कब बनाया गया था इसको, और जो शॉर्ट और मीडियम टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है एमएसएमईज की, जो पैसा इनको चाहिए तो वो उनको दिया जाए। तो बट द सेक्टर नीड्स नॉन डेट कैपिटल फॉर रिवाइवल। तो यहाँ पर वही मतलब कि इक्विटी चाहिए जिसके ऊपर की ब्याज ना लगे, मतलब वो कर्जा ना हो, एक इक्विटी सपोर्ट जो है, पैसा आप दे दें उनको, कल को वापस ले सकते हैं जब वो दोबारा से अपना बिजनेस ग्रो कर लेते हैं। तो बार बार वही इक्विटी की ही बात जो है दोहराई जा रही है, पैसा दे दो सीधे उनके पास। और आगे बात करें गवर्नमेंट का जो यहाँ पर फंड ऑफ द फंड्स होता है, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग बात करें, वॉज सपोज टू मोबिलाइज ओवर 50,000 करोड़ टू इन्वेस्ट इन एमएसएमईज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए तक की सपोर्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है एमएसएमईज में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 3 यूनिट्स की बात की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इन तीनों की डेफिनेशन क्या है। माइक्रो की डेफिनेशन क्या है, कितने का टर्नओवर हो, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो हम कहते हैं कि ये माइक्रो लेवल का यूनिट है। तो ये पूरी डेफिनेशन मुझे बताएं, माइक्रो की भी, स्मॉल इंडस्ट्रीज की भी, और यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस की भी, इन्वेस्टमेंट कितनी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर टर्नओवर कितना होता है एक साल का। और आगे बात करें, it should swiftly provide equity and regain its once the companies have stabilized. Orders from the recovering economy will help these companies stabilize and start making profits. Buying equity stakes in MSMEs will also help formalize the sector and enable these businesses to across credit at low rates. तो वही बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप इक्विटी सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो तो कंपनी स्टेबलाइज होने में उनको फायदा मिलेगा कंपनीज को। और यहाँ पर जो अगर इकोनॉमी रिकवरी करेगी तो आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर कंपनीज की मदद होगी अपने आप को स्टेबलाइज करने में, प्रॉफिट्स बनाएगी। और यहाँ पर अगर इक्विटी स्टेक खरीदा जाता है एमएसएमईज में, तो यहाँ पर जो सेक्टर उसको फॉर्मलाइज करने में भी मदद मिलेगी। जैसे देखो, फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल मतलब कि अगर कोई कंपनी खुली है तो पूरा पूरा डिटेल रहेगा, कितने बंदे काम कर रहे हैं, क्या टर्नओवर है, क्या इन्वेस्टमेंट है, ओके, तो क्या मतलब किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर रहे तो फॉर्मलाइज करने में मदद मिलेगी। तो ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े अदारे हैं, ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर है, ज़्यादातर पूरी जानकारी नहीं है उनके बारे में सरकार के पास। ओके, तो यहाँ पर
जो ऐसे बिजनेस है ना उसको और बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है, जो कि इनको पैसा मिले लेकिन कम ब्याज के ऊपर। इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो, और आगे बात कर रहे हैं एडिटोरियल नंबर 2 में, व्हाट इंडिया कैन ऑफर एट G7 समिट। ओके, तो यहाँ पर G7 लीडर्स की समिट की बात कर रहे हैं कि अभी ये फर्स्ट हाई लेवल इन पर्सन मीट होगा। जब से यहाँ पर पैंडेमिक शुरू हुआ तो उसके बाद में 14 महीने यहाँ पर पहले की बात करें कि उस मतलब तब यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी। अभी उसके बाद पहली बार ऐसे ज़्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, तो अभी इन पर्सन मीट होगा G7 लीडर्स का, जो यहाँ पर अपने अपने देश को जो नुमाइंदगी करे, जैसे प्राइम मिनिस्टर होंगे अपने देश के या प्रेसिडेंट होंगे, तो वो आपस में मिलेंगे यहाँ पर G7 समिट में। जो क्रिटिकल मोमेंट है अभी ग्लोबल कॉपरेशन के हिसाब से, अगर हम बात करें, कॉपरेट करके चलना पड़ेगा सबको। तो आगे बात करें, ऑल अटेंशन विल बी ऑन द मैनर इन विच द ग्रुप ऑफ 7 chooses to address the issue of equitable vaccine distribution and provision of financial flows to developing countries of tackling climate change and its impacts। तो अभी देखो, अभी जो बात की जा रही है कि ये जब मिलेंगे सातों देशों के यहाँ पर जो लीडर्स हैं, तो यहाँ पर जो अच्छे तरीके से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे विश्व भर में, तो उसके ऊपर यहाँ पर माथापच्ची करेंगे, फोकस करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल फ्लो जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बातचीत होगी। क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पर $100 बिलियन ईयर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कमिटमेंट थी, जो कि यहाँ पर कोपेनहेगन में यहाँ पर की गई थी। कोपेनहेगन कहाँ पर है? ओके, तो इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये यहाँ पर एक कमिटमेंट हुई थी कि $100 बिलियन जो है एक साल में इकट्ठा किया जाएगा, और वो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा कि वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वहाँ पर पैसा लगाएं, कि कैसे जो है जो ग्लेशियर्स में वो ना पिघले, कार्बन का जो इंटेंट है वो कम हो। तो ये पैसा उनको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये $100 बिलियन इकट्ठा नहीं हुआ है। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत ये कोपेनहेगन में ये यहाँ पर कमिटमेंट की गई थी, जितने कंट्रीज यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था। तो 2016 में ये पहली जो है एग्रीमेंट हुआ था, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर था जिसको कि कम करने की बात की गई थी? 1 डिग्री सेल्सियस था या 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, कितना था? कितने की यहाँ पर कमिटमेंट थी? और टोटल कितने नंबर यहाँ पर कंट्रीज हैं जो यहाँ पर मेंबर है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के? और अगर मैं G7 लीडर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो 7 नेशन है, 7 नेशन के ग्रुप है, ये कौन कौन से नेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर करना जरूर। और आगे बात करें, जो G7 का जो रिस्पॉन्स आएगा, वो यहाँ पर दो चैलेंजेस हैं। एक तो है पैंडेमिक का, दूसरा है क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर विल डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू रिस्पॉन्ड द ग्लोबल क्राइसिस। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो G7 कंट्रीज हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी दर्शाएगा कि ये मतलब किस तरीके से सोचते हैं अभी जो ग्लोबल क्राइसिस का समय चल रहा है, इकोनॉमिकली भी और यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग भी। तो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग ये क्या सोचते हैं। तो अभी कोविड वैक्सीन की बात करें, तो यहाँ पर G7 को बात करें कि एक प्लान यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि यहाँ पर इंश्योर करे कि यहाँ पर दुनिया के जो सबसे गरीब लोग हैं, और जहाँ यहाँ पर बहुत ही वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर जो देश हैं, तो यहाँ पर वो पीछे नहीं रहने चाहिए वैक्सीनेशन रेस में, वहां पर भी वैक्सीनेशन हो। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर माथापच्ची करे, क्योंकि ये G7 जो है ये डेवलप्ड नेशन है, रिचेस्ट कंट्रीज है। और दूसरा बात करें, एज चेयर यूके मस्ट गैल्वेनाइज द ग्रुप टू रिजॉल्व दिस इशू। तो अभी जो होस्ट कर रहा है इस यहाँ पर G7 समिट को, वो यूके है। ओके, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ओके, तो वो उनके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी उनको ग्रुप ग्रुप के साथ यहाँ पर बात करनी होगी कि यहाँ पर इन इश्यूज के ऊपर कोई ना कुछ यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकाला जाए। तो यहाँ पर आगे भी बात करें, बीट थ्रू एंगेजमेंट ऑन द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका WTO प्रपोजल। तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, भारत और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल दिया हुआ है कि यहाँ पर जो भी वैक्सीन के जो राइट्स है ना, जो जिसने भी वैक्सीन बनाई उसके जो IPR राइट्स है उनको वेव ऑफ कर दिया जाए कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, ता जो कि जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, लाइसेंस है, वो हर एक को मिल पाए, और वो इसकी जो पर्याप्त कैपेसिटी वो बढ़ा पाए, प्रोडक्शन बढ़ा पाए, और यहाँ पर जो गरीब से गरीब देश है वहां पर भी वैक्सीनेशन पहुंच जाए। ओके, तो अमेरिका ने इसकी सपोर्ट की है, यूरोपियन यूनियन में भी स्पेन यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जर्मनी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जर्मनी कह रहा है कि यहाँ पर जो कंपनीज जिन्होंने अपनी रिसर्च पे इतना पैसा लगाया और यहाँ पर अपनी रिसर्च करके वैक्सीन बनाई है, तो उन वैक्सीन को मतलब ऐसे उनका लाइसेंस नहीं बेचा जा सकता, उन कंपनीज का नुकसान हो जाएगा। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करो, वेव ऑफ कर दो IPR राइट्स। ओके, एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है जिसके तहत भारत यहाँ पर बात कर रहा है। ओके, तो
आगे यहाँ पर बात करें और थ्रू डोनेशंस ऑफ वैक्सीन, तो यहाँ पर वैक्सीन की डोनेशन भी की जा सकती है। ओके, जो यहाँ पर बड़ी कंट्रीज है उनके द्वारा डेवलपिंग पार्टनरशिप्स भी यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ बड़ी कंट्रीज के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया शुड, एज वी हैव सजेस्टेड, ऑफर टू शेयर विद एनी विलिंग प्रोड्यूसर एनीवेयर टेक्निकल नो हो फॉर इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन। तो जो इंडिजीनियसली हमने जो वैक्सीन डेवलप की है वो कौन सी है भारत में, वो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक ने बनाई है। जो कोविशील्ड है वो भारत की अपनी वैक्सीन नहीं है, उसके सिर्फ भारत में प्रोडक्शन हो रही है बड़े पैमाने पर, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, एस्ट्राजेनेका नाम है उसका। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है चाह रहा है कि मतलब जो भी अपनी जो वैक्सीन बनाई है कैसे बनाई है, उसको मतलब इंडिविजुअली कैसे डेवलप किया, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए उसको देने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार है। ओके, तो यहाँ पर ऑन क्लाइमेट चेंज G7 मस्ट स्टेप अप टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू मोबिलाइज फाइनेंशियल फ्लो टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ये जो $100 बिलियन की बात की जा रही है, तो ये मतलब पैसा इकट्ठा हो, तो यहाँ पर G7 को यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि पैसा इकट्ठा हो और यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दिया जाए। सो दिस इज क्रिटिकल इफ द वर्ल्ड इज टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो जरूरी है कि पैसा दिया जाए। तो मतलब यही पैसा को डेवलपिंग कंट्रीज यूज करेंगे, जैसे एयर प्यूरिफायर लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर कार्बन इंटेंट को कम करना है, उसके चलते जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स का जो बेस है, स्ट्रक्चर है, वो तैयार किया जा सकता है, मतलब एक हब के तौर पर भारत को विकसित किया जा सकता है। ओके, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसके जो प्लांट्स है और लगाए जा सकते हैं, जैसे सोलर पावर पैनल्स की बात करें, विंड एनर्जी के यहाँ पर पैनल्स की बात करें, और ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है इनकी। ओके, तो इस तरीके से अगर पैसा होगा तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, और जो भी यहाँ पर जो वर्स्ट पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, उनको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें, इन्विटेशन टू द G7 कॉर्नवॉल मीट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज रोल इन मेंटेनिंग एन ओपन एंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें कि इसको लिबरेट सही तरीके से चलाने में इंडिया का जो रोल है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है। इंडिया मस्ट लिवरेज इट्स यूनिक पोजीशन, a leading emerging economy that has great deal in common with the world's poorest countries। तो भारत ने अपनी एक लीवरेज बना लिया है, एक अलग से पोजीशन बना रही है कि अगर बात करें कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर हम लीड भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो गरीब देश है आसपास के, उनकी मदद के लिए भी हम आगे जा रहे हैं। तो गिफ्ट भी कर रहे हैं वैक्सीन, पहले की थी, अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भारत में खुद ही शॉर्टेज, तो एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी हुई है अभी। ओके, तो बी द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ की वॉइस होने की बात करें, जैसे ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही आ गया, तो उसके ज़्यादातर यहाँ पर साउथ धरती का साउथ पोर्शन देख लो तो ज़्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के यहाँ पर जो देश देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी देश देखने को मिलेंगे, जैसे ये ईस्ट एशियन कंट्रीज की भी बात कर लो। सो इट कैन डू दिस नॉट बाय क्लिंजिंग ऑन ए डॉगमेटिक पोजिशन बट बाय फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स दैट आर रूटेड इन इक्विटी एंड प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ पर ये सब काम जो है आपस में जो पार्टनरशिप्स है वो बढ़ाकर हो सकता है, लाइसेंस दे सकते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, इक्विटी सपोर्ट यहाँ पर जो है दी जा सकती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आम लोगों के ऊपर जो बीमारियों का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी कम हो सकता है। और इसके अलावा बात करें कि नीड नॉट कॉम्प्रोमाइज डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, ए क्लीन सोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी विल यील्ड ए होस्ट ऑफ बेनिफिट्स। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, डेवलपमेंट के साथ हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, अगर हम यहाँ पर कोल पावर प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम, एफिशिएंट इकोनॉमी, रिसोर्स का जो है ना एफिशिएंटली जो है उसका यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं अगर हम साफ हवा देते हैं, और हायर रेट्स ऑफ जॉब क्रिएशन हम कर सकते हैं, अच्छी यहाँ पर एनर्जी, फूड, वाटर सिक्योरिटी हम प्रदान कर सकते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। सो व्हाट शुड वी लुक फॉर एट द G7 समिट। तो हमें क्या देखना चाहिए G7 समिट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर पहली बात जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं इंडिया के जो 2030 की एमिशन टारगेट है उसकी। तो अभी इसकी बात कर रहे हैं, देयर इज अ फेयर्स डोमेस्टिक डिबेट रेजिंग अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए नेट जीरो टारगेट बाय 2050। तो अभी जो 2050 तक का हमारा टारगेट है कि नेट जीरो एमिशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, तो अभी उसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है, क्या फिजिबिलिटी इसकी है, क्या सही मायने में 2050 तक जीरो एमिशन हम कर पाएंगे देश में। और आगे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नियर टर्म टारगेट्स की बात करें, इक्वली क्रूशियल बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस अकोमुलेट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर दूसरी और जो नियर टर्म टारगेट्स ना, जल्दी से जल्दी कितना कम कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि लगातार ग्रीन हाउस गैसेस जो है बढ़ती जा रही है। ओके,
और आगे बात कर रहे हैं जैसे अर्ली रिडक्शन इन एमिशन मेक इट इजियर टू अचीव लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल्स। तो यहाँ पर लंबे समय में अगर हम चाह रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम करें पूरी दुनिया का, तो उसके लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी रिडक्शन हमें यहाँ पर एमिशंस के ऊपर लगानी होगी और एक नया यहाँ पर प्लज लेना होगा। ओके, तो यहाँ पर इंडिया की साइड से बात करें, वो सिग्नल टू बिल्डर्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स एंड मोर दैट दे नीड टू टेक एमिशन रिडक्शन इनटू अकाउंट। मतलब कि ये एक नया प्लज भारत लेको चलना होगा भारत को, कि जितने भी बिल्डर्स उनको एक सिग्नल चाहे, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं या इन्वेस्टर्स, उनको एक सिग्नल चाहे कि आपने जो भी काम करना ना, तो यहाँ पर एमिशन रिडक्शन को ध्यान में रख के करें कि एमिशन बड़े पैमाने पर हमने नहीं करना है। और आगे बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो कर रहे हैं कि भारत की जो कमिटमेंट है कि टू स्टीर पब्लिक एंड प्राइवेट टूवर्ड्स सस्टेनेबल ऑप्शंस। ओके, मतलब पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस यहाँ पर चाहिए अच्छी सस्टेनेबल ऑप्शंस के तौर पर, कि अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए, साफ पानी भी पीने को मिले और डेवलपमेंट भी हो। तो आरबीआई ने यहाँ पर बात किया है, जस्ट ज्वाइन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक्स वर्किंग टू ग्रीन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो आरबीआई ने भी हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन किया है, जो सेंट्रल बैंक्स का ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि काम कर रहा है कि कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर एक ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करें। मतलब कि जो भी काम करना, जो भी फाइनेंस आपने प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर ग्रीनरी के रिगार्डिंग जरूर सोचा जाए, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जरूर सोचा जाए। तो आगे बात करें, नाउ द वर्ल्ड इज वाचिंग ईगरली टू द सी व्हाट मेजर्स इट विल अनाउंस टू हेल्प इंडियाज बैंक्स, पेंशन फंडर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेज क्लाइमेट रिस्क एंड सीज लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर दुनिया भी देख रही है, बड़ी यहाँ पर तीव्रता से यहाँ पर देख रही है कि इस तरीके से मेजर्स हम अपनाते हैं जो कि मदद करेगी हमारे बैंकों की, हमारे पेंशन फंडर्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की और यहाँ पर अदर बाकी की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कि किस तरीके से हम क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं और आगे जो लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज है ये पैदा कर रहे हैं। आरबीआई अर्जली नीड्स टू इम्प्रेस इंडियाज फाइनेंशियर्स विद द डेंजर्स ऑफ प्रॉपिंग अप कोल। तो यहाँ पर भारत में जो अभी जैसे कोल के रिगार्डिंग हमने बात की, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई जो है प्रेस कर सकती है जो इंडिया के अलग अलग फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि भाई रुको थोड़ा, और कोल के रिगार्डिंग थोड़ा ये ज्यादा एमिशन करेगा और एनवायरमेंट को खराब करेगा, इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक अलग अप्रोच अपनाई जाए या रोका जाए अगर एमिशन कम कर सकते हैं तो। और तीसरी यहाँ पर बात की जा रही है भारत की कमिटमेंट जो है टू जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, के हम फॉसिल फ्यूल्स से दूर अभी होंगे। तो देखो, वैसे भी बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, जो गल्फ कंट्री से ज्यादातर इंपोर्ट होता है, तो टैक्स पेयर्स का काफी पैसा लग जाता है। तो वैसे भी हम चाह रहे हैं कि एक साइड पे वो एनवायरमेंट पर्पस के हिसाब से भी नुकसानदायक है। और यहाँ जो दूसरी बात करें, सपोर्ट ऑफ द G7 फॉर दिस डिफिकल्ट टास्क, तो यहाँ पर सपोर्ट भी बहुत जरूरत है G7 कंट्रीज की। सो दिस गोज बियॉन्ड कोल माइनिंग और पावर जनरेशन टू न्यू ट्रांजिशन सच एज व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल नीड टू नर्चर ग्रीनर इंडस्ट्रीज एंड रीस्किल वर्कर्स इन द अफेक्टेड रीजन्स टू क्रिएट फ्यूचर रेडी जॉब्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोल माइनिंग के थोड़ा पावर जनरेशन की अगर बात करें, थोड़ा ऊपर उठ के हमें बात करना होगा कि जो नई ट्रांजेक्शन जो भी होंगी, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन बड़े पैमाने पर हमें उपलब्ध हो, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो उनको यहाँ पर ग्रीन इंडस्ट्रीज को नर्चर करना होगा कि काम करो लेकिन एमिशन जीरो। वर्कर्स को यहाँ पर रीस्किल करना होगा कि इस तरीके से काम करो कि एमिशन ना हो, और यहाँ पर फ्यूचर रेडी जॉब्स को उस तरीके से हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा अलग अलग रीजन, खासतौर पे वो रीजन जो मतलब अफेक्टेड है एमिशंस के चलते। और आगे G7 क्लाइमेट और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, हैव ऑलरेडी वेलकम न्यू एफर्ट्स टू सपोर्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द कोल। तो अभी जो नए एफर्ट्स किए गए उसके रिगार्डिंग सबने स्वागत किया है, G7 के क्लाइमेट और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ने भी स्वागत किया है। और इसके अलावा द लीडर समिट इन कॉर्नवॉल, द G7 शुड अनाउंस फर्दर फाइनेंस फॉर दिस इंपॉर्टेंट चैलेंज। तो फर्दर फाइनेंस कैसे करें उसके बारे में भी यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाएगी G7 कंट्रीज के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर कोल इंडस्ट्रीज है, इनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी काफी है, डाइवर्सिटी भी काफी है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट अप्रोचेस दैट कैन गाइड अदर डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज लुकिंग टू अचीव ए जस्ट ट्रांजिशन। तो भारत एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, अच्छी अप्रोच दिखा सकता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि किस तरीके से भारत काम कर रहा है, और इस तरीके से जो बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो सीख सकते हैं भारत से कि कैसे जो है एनर्जी ट्रांजिशन को आप लेकर चल सकते हो, बदलाव कैसे लेकर आए। फॉसिल फ्यूल्स से अगर हमने यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यूज करें, किस तरीके से ढालें, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और आगे बात करेंगे, भारत यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेस्ट है, बहुत बहुत चीजें यहाँ पर है। तो यहाँ पर लो कार्बन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कुड आस्क फॉर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल। अगर लो कार्बन इकोनॉमी बनानी है जहाँ पर कार्बन
डाइऑक्साइड का इंटेंट बहुत कम हो जाए, तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को हमें इस्तेमाल करना होगा बड़े पैमाने पर। तो हमारे पास वैसे ढेर है इसका। और आगे स्किल्ड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, सब कुछ है हमारे पास, बस शुरुआत करने की देर है, वो बात कर रहे हैं। अच्छी मार्केट भी है जो यहाँ पर अब्जॉर्ब करेगी इस चीज को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। इसके अलावा 2021 G7 समिट की बात करें, गेट्स अंडरवे और पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स should harness these comparative advantages with bold new announcements, then we can truly claim to be the world's climate champion. अगर अच्छे तरीके से अभी जो समिट चल रही है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, रेगुलेटर जैसे आरबीआई की बात कर ले, अगर ऐसे कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो है वो उठा सकते हैं इन सब चीजों से, नई अनाउंसमेंट, बोल्ड अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्लेम सीज आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस is a grant of a shipping flag by member of these treaties to a non-member nation, establishing the legality of shipping to the latter, usually used for illegal activities. तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब एक तरीके का शिपिंग राइट है। जब ओशन में शिप चलते हैं, समुद्र में शिप चलते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ अगर जिस देश का वो शिप है, तो अगर उस देश की इंटरनेशनल ट्रीटी है यहाँ पर, तो शिपिंग के रिगार्डिंग, शिपिंग राइट्स के रिगार्डिंग क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हो, क्या सुविधा आपको है, तो बहुत सारी ट्रीटीज होती है इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर जो शिपिंग राइट्स है उसी के बारे में बात करें। जो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम यहाँ पर ग्रांट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर शिपिंग फ्लैग बाय मेंबर ऑफ दीज ट्रीटीज टू ए नॉन मेंबर नेशन, मतलब कोई एक ट्रीटी का शिपिंग राइट्स के मुकाबले में जो ट्रीटीज हुई उसका कोई मेंबर देश है जिसका शिप चल रहा है, तो यहाँ पर कोई नॉन मेंबर देश है उसको यहाँ पर जो है, ये जो है कन्वीनियंस फ्लैग जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर बताया जाता है कि वो भी यहाँ पर लीगैलिटी पढ़ सके कि शिपिंग जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है, कि आप लीगल है, अगर आप यहाँ पर नॉन मेंबर है यहाँ पर इस ट्रीटीज के, तो फिर क्या आप आगे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इलीगल